माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी तो जन्नत की धूल है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका अपना योगेश शर्मा अपनी कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी चुनकर फिर से आपके पास लौट आया हूँ। मेरी कहानी का नाम है मेरी माँ। मैं आज अपने देश से कई हजारों किलोमीटर सिडनी शहर के अंदर ईस्टर्न पार्क में खड़ा हुआ आकाश में हो रही आतिशबाजी को देख रहा हूँ। आज यहाँ पर सब लोग नए साल का वेलकम करने आए हैं। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ हर साल आता हूँ और इन लोगों के साथ खामोश खड़ा इन हवा में उछलते कूदते पटाखों को देखता हूँ। मैं यहाँ पर नए साल का वेलकम करने नहीं आता। मुझे यहाँ पर मेरे गांव की, मेरे बचपन की यादें खींच लाती हैं। मुझे आज भी याद है दशहरे का वो पहला दिन, जिस दिन मैं माँ से जिद करता था, माँ मुझे रावण देखना है, आप मुझे ले चलो ना। माँ कई बार मना करती और मैं उनके आगे जिद पर अड़ जाता, तो वो मुझे अपने साथ मेला दिखाने ले जाती। वहाँ ले जाकर वो मुझे अपनी गोद में बिठा लेती और उनकी गोद में भी मुझे रावण नहीं दिखता, तो कई बार वो मुझे अपने कंधों पर खड़ा कर लेती और उस ऊंचे रावण को देखकर मैं बहुत खुश होता और हवा में उछलते कूदते पटाखे आज भी याद है मुझे, मेरे गांव का वो रावण। पर धीरे धीरे समय के साथ कहते हैं ना, हर यादें धुंधली हो जाती हैं, अपने हमसे दूर हो जाते हैं और पराए हमारे करीब आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही तो हुआ था मेरे साथ। मेरे घर में मेरी और मेरी माँ के अलावा मेरे एक दादाजी थे जो कभी आर्मी में हुआ करते थे। उनका एक जंग के दौरान एक पैर कट गया था। मेरे एक चाचा थे जिनकी जंग के दौरान मौत हो गई और मेरे पापा भी आर्मी में थे। वो इस बार मेले की छुट्टियों में आने का वादा करके गए थे और मैं उनको इस बार खत लिखकर गुस्सा भी हुआ। पापा, आप हर बार बोलते हैं मैं इस बार पक्का आऊँगा, पर आप कभी नहीं आते। अगर आप इस बार नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। शायद वो मेरी इस बात से डर गए और 2 या 3 दिन बाद ही वो घर को आ गए। उनके घर आने पर हमारे घर में जैसे एक रौनक सी आ गई। मैं तो पागलों की तरह पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर सबको बता रहा था, मेरे बापू आ गए, मेरे बापू आ गए, मेरे बापू आ गए। और बापू मेरे लिए जो तोहफे लाए थे उन्हें मैंने अपने दोस्तों को दिखाना शुरू कर दिया। घर पर आकर मैंने बापू से जिद की, आज आप मुझे मेले में जरूर ले जाओगे। बापू ने हाँ कर दी थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मेरा शायद दूसरी बारी था जब मैं अपने बापू के साथ मेले को जाता। पहली बार माँ बताती है जब मैं 6 महीने का था तब गया था पापा के साथ। आज तो मैंने सुबह से ही तैयारी कर ली थी कि शाम को पापा के साथ मेला जाना है और मेले में जाकर क्या क्या खाना है, कौन कौन से झूले झूलने हैं, क्या क्या खरीदना है, बस सब चीज़ों की लिस्ट बनानी थी मैंने। और उस शाम में बापू के साथ पूरा मेला घूमा। माँ के से ज़्यादा मज़ा आया था बापू के साथ घूमने में। पर 2 दिन के बाद ही बापू का बुलावा आ गया किसी इमरजेंसी के कारण और बापू अपना सामान लेकर जाने लगे। माँ बहुत रो रही थी और मेरे दादा मेरी माँ को संभाल रहे थे। कह रहे थे, बेटी, एक फौजी को कभी रोते हुए विदा नहीं करते, मुस्कुरा कर विदा कर। पर मेरी माँ कहाँ सुन रही थी। मैंने भी बापू का हाथ पकड़ लिया था और कह रहा था, बापू अभी मत जाओ, बापू कुछ दिन तो रुको ना बापू। बापू ने मुझे पलट कर जवाब दिया और कहा, बेटा कुछ महीने बाद मैं दोबारा आऊँगा ना। ये कहकर
उन्होंने अपने सामान का बक्सा अपने हाथ में लिया और वो जाने लग गए। कुछ दिन बीत गए थे। माँ की चिट्ठियों का जवाब नहीं आया था। माँ बड़ी परेशान हो गई थी। कई बार उनके ऑफिस में फ़ोन भी किया और बापू ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रोज के दिन मेरे लिए आम हो गए थे। आज भी याद है मुझे वो दिन। उस दिन मैं सवेरे जल्दी उठकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। माँ मुझे खेतों में से कान पकड़ा कर घर लाई और मुझे तैयार करके अपने स्कूल भेज दिया। मैं उस दिन स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, फिर भी माँ ने थोड़ी डांट लगाई और मुझे स्कूल भेज दिया। उस दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो रमेश अपने हाथ में एक खिलौने से खेल रहा था। वही रमेश जो हमारे पड़ोसी चंपक चाचा का लड़का है। वो एक जमींदार का लड़का था, इसलिए उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। मैंने पास जाकर रमेश से पूछा कि रमेश क्या खेल रहे हो? तो रमेश ने मुझे बताया उसके पापा ने उसे एक बंदूक ला कर दी है। मैंने रमेश से कहा, रमेश मुझे भी थोड़ी देर खेलने दोगे? तो रमेश ने मुझसे बंदूक छीन कर कहा, ये बंदूक मेरी है, मेरा बापू लाया है मेरे लिए। तेरे बापू से कह तेरे लिए कुछ ला के दे। उसके ये कहने पर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे भी तो मेरे पापा की तरह एक आर्मी में ऑफिसर बनना था। पर मेरे पास बंदूक नहीं थी ना, तो मैं कैसे एक ऑफिसर बन सकता था। इसलिए मैं रमेश से लड़ पड़ा। उस दिन मार साहब ने हमारी बहुत पिटाई की और मुझसे कहा, कल अपनी माँ को बुला के लाना, नहीं तो स्कूल मत आना। मैं उस दिन थोड़ा सा डरता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। खरोंचें भी इतनी लग चुकी थी कि माँ देखती तो मेरी और पिटाई करती। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा आज घर का दरवाजा कुछ खुला हुआ था। रोजाना तो माँ दरवाजे को बंद कर कर रहती है, पर आज माँ दरवाजा लगाना कैसे भूल गई। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो मैंने देखा गांव के बहुत सारे लोग एक घेरा बनाकर बैठे हुए थे। औरतें रोए जा रही थी और उन औरतों ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। पूरे घर में से सिर्फ औरतों की रोने की ही आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। उनके बीच में मैं अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी मैंने थोड़ा पास जाकर देखा तो उन औरतों के बीच में मेरी माँ सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई थी। वो एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। दूसरी औरतें उन्हें झंझोर झंझोर कर कह रही थी, बेटी तेरा पति मर गया है, कुछ तो आंसू बहा दे, बेटी कुछ तो आंसू बहा दे। उनकी बातें सुनने के बाद मेरे पूरे शरीर में एक झुर्री सी छूट गई। मेरा बस्ता वहीं गिर गया। मैं भागकर अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछने लगा, माँ बापू को क्या हुआ है? माँ बापू को क्या हुआ है? बोलो ना माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ? पर माँ ने एक शब्द नहीं बोला। मैं माँ को छोड़ के दादा के पास गया। यहाँ खाट पाई पे बैठे हुए दादा जोर जोर से रो रहे थे। दादा क्या हुआ है बापू को? तुम तो कुछ बोलो। पर दादा ने मुझे अपने गले से लगा लिया और वो भी मेरा बिना जवाब दिए रोने लगे। दूसरी तरफ कुछ औरतों ने मेरी माँ को पकड़ा और उनके हाथ की चूड़ियों को दीवार पे पटक पटक कर तोड़ने लगी। ये देखकर मैं अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ा और उन औरतों को दूर करके अपनी माँ से लिपट गया। कुछ ही पलों बाद मेरी माँ भी रोने लगी और मुझे अपने सीने से लगा लिया और वो बोली, तेरा बापू नहीं रहा रे, तेरे बापू का साया तेरे सर से हट गया। और ये कहकर माँ और जोर जोर से रोने लगी। मैं समझ चुका था मेरा बापू मुझे छोड़कर चला गया है। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया था और मैं अपनी माँ की साड़ी पकड़कर रोने लगा। इतने में कुछ गांव वाले मेरे बापू को वहाँ तिरंगे में लिपटा हुआ ले आए और मुझे एक मटकी पकड़ाकर अपने साथ चलने को कहा। कई महीनों तक हमारे घर में वही मातम छाया हुआ था। अब हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए भी कोई नहीं था। दादा जिनका एक पैर कटा हुआ था वो कुछ काम नहीं कर सकते थे और मेरी माँ वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम ले लिया
और घर में हमारी एक गाय से जो दूध आता उसे वो अब मुझे नहीं पिलाती थी, वो उसे बाहर भेज देती थी ताकि मैं पढ़ सकूं। वो दिन याद है मुझे जब मैं घर में इधर से उधर उछल कूद कर रहा था, तो दादा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देख बेटा, तुझे बड़ा होके अपने बापू जैसा एक पुलिस ऑफिसर बनना है, अपना नाम रोशन करना है। तो इतने में माँ तिल मिला गई और मेरे पास आकर मुझे दादा से दूर कर बोली, क्या चाहते हैं आप? आपने अपने 2 बेटे तो खो दिए, आपने एक युद्ध में अपना एक पैर खो दिया, और आप चाहते हैं कि मैं मेरा बेटा भी खो दूं? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे मिलिट्री में नहीं भेजूंगी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये कहकर माँ मुझे अपने दादा से और दूर ले गई। माँ मुझे बस एक ही चीज़ कहती थी कि तुझे एक अच्छा सा टीचर बनना है, तो तू स्कूल के कुछ बच्चों को पढ़ाएगा, उससे कुछ पैसे आएंगे और हमारा घर खर्चा चलेगा। माँ चाहती नहीं थी कि मैं उनसे दूर जाऊं, पर मेरा सपना तो बापू जैसा बनने का था ना। मैं घर में पड़ी कुछ लकड़ियों की बंदूक बनाता और उनके संग खेलने लगता। माँ जब भी मुझे ये करते हुए देखती तो मुझे डांटने लगती। उस दिन मैं अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेल रहा था, जिसमें मुझे एक पुलिस वाले का किरदार निभाना था, जिसमें मुझे एक गोली लगती है और मैं मर जाता हूँ। ये चीज़ मेरी माँ देख लेती है। पता नहीं उन्हें उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो अपने सारे काम छोड़कर मेरी तरफ आ गई और जोर जोर से रोने लगी और मुझे अपने गले लगाकर बोली, बेटा क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेटा? मैंने माँ को कहा, माँ मैं सही हूँ, आपको क्या हो गया? तो माँ गुस्सा हुई और बोली, आज के बाद अगर तू ऐसे खेल खेलता दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन ले कान खोलकर, और तू आज के बाद इनके संग खेलेगा भी नहीं। और ये कहकर वो मुझे अपने संग घर में ले आई। माँ ने दूसरों के घर में रोटियां बनाकर, झाड़ू पोंछा लगाकर, अपने जेवर बेचकर और ना जाने कितनी मुश्किलें सह सह कर मुझे एक टीचर बना दिया। अब दादा भी नहीं रहे थे और मेरी माँ को आंखों से दिखना भी बंद हो गया था। अब मेरी माँ का बस मैं ही तो सहारा बचा था, जो उनकी देखभाल करता, उनकी हर एक बात को मानता। वो आज भी नहीं चाहती थी कि मैं उनसे दूर चला जाऊं, इसलिए तो उन्होंने मुझे अपने गांव से कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा। पर मैंने उनसे चोरी छुपे हैमिल्टन कॉलेज का अध्यापक के लिए फॉर्म भर दिया था और किस्मत से मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। पर मैंने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई। ये बात मैंने अपनी पहले यमुना काकी को बताई ताकि वो मेरी माँ को मना लें। उस रात यमुना काकी मेरे घर पर आई और मेरी बात के लिए माँ को मनाना शुरू किया, पर माँ मानने को ही तैयार नहीं थी। अरे गंगा, तेरे छोरे को ऐसा मौका मिला है, तू काहे इसे पीछे करने को तुली है? नहीं मौसी, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी। आप जानती हो ना मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सब मुझे छोड़कर चले गए, पर मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अरे बेटी, ये तो एक अध्यापक है, इसे क्या होगा? कुछ वक्त बाद ये तेरे को भी अपने साथ ले जाएगा। मान जा बेटी, मान जा। क्यों अपने बच्चे का भविष्य खराब करने पर तुली है तू? कई देर की कोशिश के बाद माँ मान गई, पर माँ ने कहा, कुछ दिनों बाद तुझे वापस आना होगा और मेरे साथ रहना होगा। माँ को मैंने वादा तो कर दिया था, पर अंदर ही अंदर मैं जानता था ये शायद ही कभी पॉसिबल हो पाएगा। और मैं अपनी अंधी माँ को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया गया। यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे। मैं अब हर सप्ताह अपनी माँ को फ़ोन करता और हर महीने उन्हें पैसे भेजता। अब उन्हें दूसरों के घरों में भी काम नहीं करना पड़ता था। उन्हें अपने हाथ अब दूसरों के चूल्हों में नहीं जलाने पड़ते थे। मेरी माँ एक तरफ खुश भी थी और दूसरी तरफ दुखी भी कि मैं उनके पास कभी आऊँगा नहीं आऊँगा। वो हर बार फ़ोन पर एक ही बात कहती, बेटा कब आएगा बेटा?
और मैं उनको कहता, बहुत जल्द आऊँगा माँ, तू टेंशन मत ले, और देख एक दिन बाद मैं तुझे यहाँ ले आऊँगा। पर वो एक दिन मुझे भी पता नहीं था कब आएगा, क्योंकि माँ यहाँ आने को तैयार नहीं थी और मैं अब घर को लौटने को तैयार नहीं था। अब मुझे अपने देश से ज़्यादा विदेश प्यारा लगने लगा था। यहाँ पर मुझे एक लॉरा नाम की लड़की मिली, जिससे मेरी दोस्ती ऑस्ट्रेलिया आने के कुछ महीनों बाद ही हुई थी। उसकी सिंपलिसिटी को भी मैं पसंद करने लगा था और वो भी मेरी। हम दोनों में प्यार हो गया था। अब माँ को कॉल में महीने में 1 या 2 बार करता था। अब माँ को मैं पैसे कई महीनों में 1 बार भेजता था, क्योंकि मेरे यहाँ पर खर्चे जो बढ़ गए थे। पर माँ मुझे इस चीज़ की कभी शिकायत नहीं करती थी। वो एक ही चीज़ बोलती थी, बेटा घर आ जा, अपनी बूढ़ी माँ के पास आ जा। और मैं माँ को कहता, माँ एक दिन ज़रूर आऊँगा मैं माँ, तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। पर मैं कभी माँ के पास नहीं गया। मैंने माँ से बिना पूछे यहाँ लॉरा से शादी कर ली और मैं अपने सुखी जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि माँ को अब मैं कई महीनों तक कॉल नहीं करता था। और माँ को पैसे देने के नाम पर मेरी जेब में कुछ नहीं होता था। एक दिन जमुना मौसी का मेरे पास फ़ोन आया। उस दिन मुझे मीटिंग में जाना था, तो मैं थोड़ा जल्दी में था। मैंने फ़ोन अटेंड कर पूछा, मौसी मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। तो मौसी ने बोला, अरे बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, उसका हाल चाल तो पूछ लिया कर। मैंने कहा, मौसी आप उन्हें दवाई दे दीजिए और वैद्य के पास ले जाइए, वो उनका इलाज कर देंगे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब तो मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि मैं अपनी माँ का हाल चाल पूछ सकूं। मैंने उस शाम पलटकर दोबारा अपनी मासी को फ़ोन भी नहीं किया। मेरे यहाँ पर 2 बच्चे हो चुके थे और वही अब मेरा संसार बन चुके थे। वो शाम मुझे आज भी याद है। उस शाम मेरे पास जमुना मौसी का फ़ोन आया और वो मुझसे रोती रोती बोल रही थी, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है बेटा, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं, तू इनसे मिलने आ जा बेटा। मैंने उनसे कहा, मासी आप माँ को बोल दो मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं कैसे आऊँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं ये तेरी माँ को तो कह दूँगी, पर यमराज को कौन समझाएगा। तेरी माँ की आखिरी इच्छा है कि वो मरते हुए तुझसे एक बार बात कर ले, तू उनके पास बैठे, वो तुझे अपनी मन की आंखों से देख ले। ये सभी बातें लॉरा भी लैंडलाइन के दूसरे फ़ोन से सुन रही थी। तो मैंने मासी को कहा, हाँ मासी मैं आता हूँ, कल सुबह की फ़्लाइट पकड़कर मैं आता हूँ। फ़ोन कट करते ही लॉरा मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, कहाँ जा रहे हो तुम। मैंने कहा, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने, उनसे मिलने। तुम भी चलो, हम सब चलेंगे। लॉरा ने कहा, मैं उस गांव वाले देश नहीं जाऊंगी जहाँ लोग बाग गोबर पर रोटियां बेलते हैं, अंधेरे में रहते हैं, जहाँ अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं। मैं ऐसे देश नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। उस रात हम दोनों में थोड़ा झगड़ा बढ़ गया। ऐसा झगड़ा हम दोनों में कभी नहीं हुआ था और लॉरा ने मुझे जाने से रोक लिया, अपने बच्चों की कसम देकर। मैं अपने माँ के बारे में सोचता हुआ ऑफिस की तरफ जा रहा था कि तभी मैंने साइड में एक फुटपाथ के पास एक औरत को बैठे हुए देखा। उसकी उम्र लगभग कुछ 65 से 70 साल होगी। वो अपने घुटनों के बल फटे हुए कपड़ों में लटकती हुई झुर्रियों के साथ ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसके आसपास लोग बाग सिक्के फेंकते हुए जा रहे थे, पर वो औरत उन सिक्कों को नहीं उठा रही थी।
मैंने भी जाकर उसको सिक्का डाला और उसने उस सिक्के को नहीं उठाया और वो अपनी बेबस आंखों से जैसे किसी को ढूंढ रही थी। मैं कुछ दूर जाने के बाद उनके पास दोबारा वापस आया। मैंने पूछा, क्या हुआ माताजी, आप किसको ढूंढ रही हैं? तो वो अपनी बूढ़ी सी आवाज़ में बोली, मेरा बेटा कहकर गया है यहाँ बैठी रहो, मैं कुछ देर बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। पर 3 दिन हो गए हैं, वो मुझे लेने नहीं आया। बस मैं उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ, वो मेरे पास ज़रूर आएगा, वादा जो कर कर गया है मुझसे। उसके ये शब्द सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरा पत्थर सा दिल टूट गया। मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी। इनके बेटे में और मुझ में क्या फ़र्क था? वो इन्हें फुटपाथ पर छोड़ गया और मैं उन्हें गांव में बेबस छोड़ आया। मेरी लाचार माँ, जिसे अपनी आंखों से दिखता भी नहीं था, पर मुझे तो अपनी आंखों से दिखते हुए भी उनका प्यार नहीं दिखा। मेरी आंखों पर तो पैसों की पट्टी बन चुकी थी ना। मेरी माँ भी इस लाचार माँ की तरह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो भी अपने आसपास वाले लोगों से कहती होगी, मेरा बेटा एक दिन लौट कर ज़रूर आएगा, मेरे पास ज़रूर आएगा। मैंने उन मोहतरमा को उठाया और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। लौरा ने मुझसे कई सवाल किए, कौन है ये, किसे उठा के ले आए? पर लौरा मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रही थी। शायद इन दूसरे देशों के पास अंतरात्मा नहीं होती, इन लोगों के पास भावनाएं नहीं होती। तभी तो जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपना अलग ही घर परिवार बसा लेते हैं। उस दिन मैंने लौरा की एक नहीं सुनी, अपना सारा सामान जमा कर उन मोहतरमा को अपने साथ लेकर इंडिया आ गया। मैं अपने गांव में पहुंचा। अपने गांव में जाकर मैं अपने जैसे ही घर के दरवाजे को खोला तो वो एक वीराना बन चुका था। वहाँ कुछ परिंदे बैठा करते थे जो ज़मीन पे गिरे कुछ गेहूं को खाते थे। मैंने माँ को कई आवाज़ें लगाई, पर माँ ने मुझे पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने उन मोहतरमा को पलंग बिछाकर वहाँ बैठा दिया और मैं अपनी जमुना मौसी के पास दौड़ा हुआ चला गया। मौसी, मौसी, माँ कहाँ है मौसी? मौसी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब आया है तू? मैं तेरी माँ तुझे मुझे गाँव को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई, तब आया है तू? तेरी माँ चाहती थी तुझसे एक बार मिलना, तुझे अपने गले लगाना चाहती थी तेरी माँ, और तू सिर्फ पैसे 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 करता करता अपनी माँ को छोड़ के चला गया। ऐसा ही तेरा बापू था, वो भी उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। वो तेरे भरोसे ही तो जी रही थी कि तू एक दिन आएगा, उसे अपने गले लगाएगा और यहाँ पर उसके साथ रहेगा। पर तू नहीं आया रे, तू नहीं आया। चली गई वो हम सबको छोड़कर। पर उसके आखिरी शब्द भी यही थे, मेरा बेटा जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा। उस दिन एहसास हुआ था मुझे अपनी माँ की ममता का, कितना प्यार करती थी वो मुझे। मासी ने मुझे बताया मेरे जाने के बाद जब मैंने उन्हें पैसे भेजने बंद कर दिए तो उनके घर की इतनी बुरी हालत हो गई कि उनके घर में खाने का एक अन्न नहीं था। मेरी माँ ने गांव-गांव घर घर जाकर एक एक रोटी इकट्ठी कर कर खाई। उस अंधेपन में भी दूसरों के घर में बर्तन मांजती और जब कोई बर्तन टूट जाता तो दूसरों से गालियाँ खाती। पर माँ ने मुझे कभी ये चीज़ फ़ोन पर नहीं बताई, या फिर मैं उनके मन की बात को समझ ही नहीं पाया। मैं इतना कठोर कैसे हो सकता था? जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उसके प्यार को ही नहीं समझ पाया। उस औरत को जिसने मुझे एक राजा बना दिया, उसे मैंने भिखारी की तरह जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। पैसे में सही में हम अपनों को भूल जाते हैं और परायों को अपना बना लेते हैं। मैं अपनी इस गलती की माफ़ी तो किसी से नहीं मांग सकता था और ना ही मेरी इस गलती की कोई माफ़ी थी, पर मैं अपनी माँ का एक सपना पूरा कर
अपनी गलतियों को, अपने पापों को कुछ कम करना चाहता था। मैंने अपने ही गांव में मेरी माँ के नाम पर एक स्कूल बनाया और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगा। मैं चाहता था मेरी तरह कोई और बच्चा अपनी माँ को छोड़ कर ना जाए। जितनी तकलीफ़ें मैंने मेरी माँ को दी हैं, इतनी तकलीफ़ें कोई और अपनी माँ को ना दे। कोई और माँ ये ना कहे, बेटा तू कब आएगा तू। बस इतनी सी थी मेरी ये कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है raj.0gravity@gmail.com। थैंक यू।